आप सभी को नमस्कार। आज इस 22वीं ऑनलाइन एक्यूप्रेशर बुधवार की क्लास में, वेंसडे थेरेपिस्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और इस सेशन में मौजूद संस्थान के संस्थापकों में से एक श्याम सुंदर सराफ सर को भी हम नमन करते हैं। और पिछली बुधवार की क्लास की सीरीज में आपने देखा कि किस तरह से आदरणीय अग्रवाल सर ने विटामिन्स की उपयोगिता और उसके ट्रीटमेंट के विषय में, फिर हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन की सीरीज में पिछली क्लास चली थी और वो कंटिन्यू रहेगी। आगे हम अग्रवाल सर को आमंत्रित करें। इसके पूर्व चलते हैं एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज के हेडक्वार्टर, जहां से प्रार्थना आयोजित होगी और ओमकार होगा। आप सभी भी उसमें शामिल हो। करने से पहले हम 3 बार ओम शब्द का पारायण करेंगे। उसके बाद हम अपनी स्पाइन को सीधी करके संस्थान की प्रार्थना को शुरू करेंगे। वह शक्ति हमें दो दयाली दे, कर्तव्य मार्ग पर डटे जावे। वह शक्ति हमें दो दयाली दे, कर्तव्य मार्ग पर डटे जावे। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। वह शक्ति हमें दो दयाली दे, कर्तव्य मार्ग पर डटे जावे। हम दीन दुखी निर्बलों विकलों के सेवक बन संताप हरे। जो हैं बिछुड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तरे जावे। वह शक्ति हमें दो दयाली दे, कर्तव्य मार्ग पर डटे जावे। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से नित्य दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, सुचि प्रेम सुधार से बरसावे। वह शक्ति हमें दो दयाली दे, कर्तव्य मार्ग पर डटे जावे। निज आने मान मर्यादा का प्रभु जाने रहे, अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे। वह शक्ति हमें दो दयाली दे, कर्तव्य मार्ग पर डटे जावे। पर सेवा पर उपकार में निज जीवन सफल बना जावे। वह शक्ति हमें दो दयाली दे। बहुत बहुत धन्यवाद।
रीता पांडे और अंशु अग्रवाल जी ओमकार और प्रार्थना के लिए। आप सबके लिए कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं। कैंपस कोर्स जो प्रयागराज संस्थान के द्वारा बहुत ही बृहद कोर्स है, 400 घंटे का कोर्स होता है और जुलाई से दिसंबर 2021 के लिए इस कोर्स में एडमिशन प्रारंभ हुआ था और अभी इसकी 15 जुलाई से क्लासेस प्रारंभ होने जा रही हैं, यानी कल से। कैंपस कोर्स की जो नवंबर एंड तक चलती है, दिसंबर में इसका एग्जाम होता है, फिर इवैल्यूएशन के बाद प्रयागराज संस्थान मार्कशीट और सर्टिफिकेट इशू करता है। यह पूरी क्लास 400 घंटे की होती है और करस्पॉन्डेंस कोर्स में एडमिशन अभी चल रहा है, जिसमें 40 घंटे की थ्योरी और 12 घंटे की प्रैक्टिकल क्लासेस, यानी लगभग 52 आवर्स की क्लासेस प्रयागराज संस्थान और संबंधित कोऑर्डिनेटर्स के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाती है। उसमें एडमिशन चल रहा है और इसके माध्यम से आप अपना कैरियर एक्यूप्रेशर में बना सकते हैं। तो जिन लोगों ने एडमिशन नहीं लिया होगा फर्स्ट सेमेस्टर के लिए भी और आगे के सेमेस्टर के लिए भी, तो आप लोग अतिशीघ्र ले लें ताकि आपको भेजी जा सके। और 24 और 25 जुलाई को स्पाइनल डिसऑर्डर से संबंधित तमाम गंभीर रोगों के लिए आदरणीय अग्रवाल सर क्लास लेने वाले हैं, कैप्सूल कोर्स 24-25 जुलाई को। तो उसके लिए नोटिफिकेशन ऑलरेडी आप जहां हैं संस्थान द्वारा जो ग्रुप है या आपके कोऑर्डिनेटर के माध्यम से सूचना मिल गई होगी। यदि कहीं से आपको सूचना न मिल रही हो तो अवश्य हमें बताएं, तो आपको जो संस्थान का ग्रुप है उसमें कर देंगे, तो आपको नियमित तौर पे सूचना मिलती रहेगी। तो आइए हम आमंत्रित करते हैं आज की क्लास के लिए एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान के अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी अग्रवाल सर को। हेलो, एम आई ऑडिबल? जी, यू आर ऑडिबल सर। धन्यवाद प्रोफेसर अनिल कुमार सिंह जी और धन्यवाद रीता पांडे जी और अंशु अग्रवाल जी। सर वीडियो नहीं दिख रहा। अब दिख रहा है? अभी भी नहीं दिख रहा है सर। ऑन होने जा रहा है। मित्रों, आई एम ऑडिबल? हाँ, यू आर ऑडिबल सर। वीडियो ओपन नहीं है सर। हाँ, फिलहाल हाँ, अभी दिख रहा है सर। यस, अभी भी। मित्रों, आप सभी पार्टिसिपेंट्स का इस राष्ट्रीय, हम कहें कि अंतर्राष्ट्रीय वर्कशॉप में आपका हार्दिक अभिनंदन और आपका आभार और नमन। मित्रों, इस कार्यशाला में प्रवेश करने के पूर्व अनंत शक्ति, सर्वशक्तिमान प्रकृति से प्रार्थना और उससे आहूत ऊर्जा के साथ तथा हमारे संस्थान के अजस्र प्रेरणा स्रोत MP खेमका जी को साष्टांग नमन करते हुए, और हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच संस्थान के संस्थापक आदरणीय श्याम सुंदर सराफ जी एवं अन्य एपेक्स कमेटी के सदस्य भी, उन सबको मेरा हृदय से नमन और चरण वंदन भी। मित्रों, पिछले कुछ समय से इस कार्यशाला में
बहुत से विषयों को हमने आपके साथ साझा किया है। आज मैं आपको इस हार्ट की यानी हृदय के रोगों के लिए क्या विष है, क्या अमृत है, इसके साथ है ये हम प्रवेश करते हैं। मित्रों, हृदय एक सबसे महत्वपूर्ण, या यूं कहें कि हमारे शरीर में पंच भौतिक स्वरूप में कुछ ही ऐसे अवयव हैं जिनको हम वाइटल ऑर्गन के रूप में जानते हैं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इन ऑर्गन्स में इनका सबका नियंता जो है वो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के प्रतिनिधि के रूप में सिर, हेड और स्पाइनल कॉर्ड है। किस प्रकार से हर ऑर्गन को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कितना और किस सीमा तक प्रभावित करते हैं, ये न केवल चर्चा का विषय होगा मित्रों, हम लोग बड़े सहज ढंग से इसका उपचार आपके सामने रखेंगे। आज इस वैज्ञानिक युग में केवल एनर्जी पैटर्न के आधार पर हम हृदय की चर्चा करें ये भी उचित नहीं है, और एनर्जी पैटर्न को छोड़ दें ये भी उचित नहीं है। आज के युग में हमें हृदय को अनेक एंगल से देखना होगा। आज मैं आपको कुछ इस प्रकार से आपको प्रस्तुत करना चाहूंगा हृदय को कि जैसे वैज्ञानिकों ने बहुत इंसेंटिव रिसर्च के पश्चात उसके छोटे छोटे टुकड़ों को, अवयवों को, वेसल्स को और उसकी कार्य प्रणाली को और किस प्रकार से उसका रख रखाव हमारे आपके द्वारा संभव है, डॉक्टर्स का परामर्श क्यों हमें आवश्यक है, क्यों सर्जरी आवश्यक है, इसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। इसके लिए और हम जब इसकी चर्चा करेंगे तो इंटीग्रेटिव होलिस्टिक पैटर्न पर, न केवल हम चाइनीज सिस्टम, सुजोग सिस्टम, यौगिक, एलोपैथिक सिस्टम, डॉक्टर वॉल बेस्ड ऑन द फिजियोलॉजी एनाटॉमी और सर्वोपरि आयुर्वेद के सिद्धांतों के अनुरूप चर्चा करेंगे और आपके सामने उपचार को बहुत ही आसानी से प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। मित्रों, आज के युग में हमें जब गंभीर बीमारी आ जाती है, हृदय की मैं चर्चा कर रहा हूं, उसके पश्चात कुछ भी अपने हाथ में नहीं होता और ना ही डॉक्टर्स के हाथ में ही रहता है। ऐसी दशा में हमें इधर से उधर चक्कर काटने पड़ते हैं और मेडिसिन पे और निश्चित रूप से हमें जो परामर्श मिलता है उसमें लगभग हमारी क्रियाशीलता या तो कम हो जाती है, कम से कम हो जाती है, या हमेशा सावधानियों के राडार पे होते हैं, या जो है हमें बहुत कुछ झेलना पड़ता है। ऑल ऑफ अ सडन, जब तक हमें नहीं मालूम था कि हमें हृदय की रोग चुपचाप आ रहे हैं और इस सीमा तक आ गए हैं कि अब ऑल इज नॉट वेल, तो मित्रों, अर्ली डायग्नोसिस के लिए कुछ फंडामेंटल्स मैंने पिछले बार बताए थे कि वॉक एंड टॉक और किस प्रकार का हमारा बिहेवियर है चलने में और बात करने में, इसकी हमने गंभीर चर्चा और काफी विस्तार से चर्चा की थी। अब हम आज इस बार आपको एक इंटीग्रेटिव अप्रोच कि हार्ट के 4 चेंबर हैं, 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है और उसके अंदर जो है किस प्रकार से डायलेटेड हार्ट है तो क्या होगा, हाइपरट्रॉफीड हार्ट, कार्डियोमायोपैथी है तो क्या होगा। इसके अतिरिक्त हार्ट के जितने वाल्व्स हैं वो किस प्रकार से हम डायग्नोसिस करेंगे एनर्जी पैटर्न के आधार पर, क्योंकि जब किसी वाल्व के बारे में कि कोई हृदय का वाल्व या तो मिट्रल या बाइकस्पिड या एओर्टिक वाल्व या अन्य
किसी भी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए और कम काम कर रहे हैं या किसी प्रकार का कोलैप्स हो गया है, ये एक गंभीर बात है और जांच के व्यापक जांच के पश्चात इसका उपचार सामान्य रूप से सर्जरी है। लेकिन दो तरीके से हम इसकी परीक्षण करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि प्रीनेटल स्टेज, अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चों में जीभ नीली होती है, होंठ नीले पड़े होते हैं और जब तक वो चलने फिरने की स्थिति में नहीं होते तब तक ही हृदय के रोग का और वाल्व का कुछ डिफॉर्मिटी प्रकट होने लगती है, सांस तेज तेज फूलना, और बच्चे को जो है हमेशा एक वीपिंग टेंडेंसी हो, ऑल इज नॉट वेल दिखे, ओठ नीले हो, तो हमें निश्चित रूप से परामर्श करना चाहिए डॉक्टर से। और नहीं तो आप कैसे देखेंगे, ये अर्ली स्टेज पे आप डायग्नोसिस कर सकते हैं। और दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है, रोज हम ईसीजी नहीं करा सकते, रोज इको डॉपलर नहीं करा सकते, रोज व्यापक हम इंटेंसिव बार बार जांच कब तक कराएं, क्योंकि हार्ट की आज हम ठीक है, कल मालूम चला कि उसमें हृदय रोग, कहीं इन्फेक्शन हो गया, मायोकार्डियल हो गया। ये इन सब बातों को चर्चा करने से पूर्व हम चित्रों के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे। मैं अनिल सिंह जी से निवेदन करूंगा कि जो पिछले चित्र थे शुरू करें। हाइपरट्रॉफी हार्ट कार्डियोमायोपैथी HHCMP, और उसके बाद डायलेटेड हार्ट कार्डियोमायोपैथी से हम चर्चा करेंगे आज हम। और उसके बाद हम सभी वॉल्व की किस प्रकार से हम उसको उपचार में ला सकते हैं और किस प्रकार से हमें उपचार करना चाहिए। देखिए, आपको मैं तीन चित्रों के माध्यम से एक नॉर्मल हार्ट की का आपको फिगर दिखेगा, चित्र दिखेगा। दूसरा हाइपरट्रॉफीड, यानी किस प्रकार से हार्ट इनलार्ज है और उसका ल्यूमेन जो है कम हो गया है, उसकी तीनों लेयर, अंदरूनी इंडोकार्डियम, बीच वाली मायोकार्डियम और बाहर की पेरिकार्डियम, ये इतनी थिक हो गई है कि चारों तरफ उसके अंदर जो रक्त जहां पर भरा हुआ होता है वो ल्यूमन वो कम हो जाता है। HHCMP दिखाइए, HHCMP हाइपरट्रॉफी। हाँ, आप देखें इन चित्र को, ये देखिए नॉर्मल है, हेलो, आई एम ऑडिबल? जी, यू आर ऑडिबल सर। हाँ, देखिए, ये शेयर कीजिए। हाँ, तो आप देख रहे होंगे कि एक नॉर्मल हार्ट दिख रहा है और दूसरा जो है बीचों बीच आप लेके आइए सिंह साहब। जी जी। हाँ, इसको जो है सभी को दिख रहा है। हेलो जी। हेलो, हाँ, सर। इसको प्रॉपर शेयर कीजिए। हाँ सर, ये आपको दिख रहा है सर लैपटॉप में? हमें दिख रहा है लैपटॉप पे, जी जी। लेकिन
Am I audible? जी, यू आर ऑडिबल सर। हाँ, देखिए एक चित्र में लेफ्ट वेंट्रिकल और नीचे राइट वेंट्रिकल लिखा है। जी दूसरे चित्र में वीकेंड लेफ्ट वेंट्रिकल और थिन लिखा है। एक में वॉल थिकनेस पहले वाले चित्र में बहुत ज्यादा थिक है, दूसरे में थिन हो गई है, तो ल्यूमेन बहुत ज्यादा हो गया है। अब नेक्स्ट चित्र दिखाइए। नेक्स्ट। जी अब नेक्स्ट जो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक हार्ट फेलियर वाली चित्र है, इसको दिखाइए। जी, उसी को शूट किया है सर। हेलो, जी वो अभी आ नहीं रहा है, स्क्रीन शेयर कीजिए। अच्छा, हाँ एक मिनट सर। जब नहीं दिखा दे। अभी अभी शो हो रहा है सर। हाँ, हो रहा जी है, बड़ा हो गया। अच्छा अच्छा, मैं दिखा दे। ऐसा है अनिल जी, जी इसको हम दिखा दे रहे हैं, आप स्क्रीन शेयर। अच्छा, वो मैं दिखाऊंगा तो स्क्रीन शेयर हो जाएगा। हाँ, आप इसे विड्रॉ अच्छा कर लीजिए, हम दिखा दे रहे जी हैं। उसी में या हाँ, जो वो थी आईडी उसी में। हाँ, ऊपर ये कार्डियो में ये। दूसरा वाला कर, फिर से वापस एस्केप करता है। चलो इसका नेक्स्ट। हाँ हाँ, ठीक। देखिए अब आप दिख रहा है, इज जी इट हाँ, दिख रहा है सर, दिख रहा पूरी है। तरीके से फुल व्यू है। जी अब देखिए नेक्स्ट, आप देखिए इसमें 3 चित्र हैं। हाँ? कोई बात नहीं, मेरा वीडियो। Am I audible? जी, यू आर ऑडिबल सर। इसको दिखाता हूं। हाँ, तो 3 चित्रों में से पहला जो है एक्सट्रीम कॉर्नर पे नॉर्मल हार्ट है राइट साइड में, बीच में हाइपरट्रॉफीड हार्ट है, और तीसरा है डायलेटेड हार्ट। आज हम आपको ये हाइपरट्रॉफीड हार्ट का ट्रीटमेंट एक अलग तरीके से नोट करा रहे हैं। आप कृपया सभी लोग नोट कर लें इसको। अभी आगे हम कुछ चीजें और ऐसी बताएंगे कि लो बीपी और हाई बीपी और पल्स के माध्यम से अगर आप अपनी रेडियल और आर्टियल पल्स को नापते रहें तो आप हार्ट की गंभीर से गंभीर बीमारी को देख सकते हैं। एम आई ऑडिबल? जी, यू आर ऑडिबल सर। हाँ, तो हाइपरट्रॉफीड हार्ट। अब आपको एक बात हम बता दें, लेफ्ट स्मॉल फिंगर सभी लोग नोट कर लें, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हार्ट की हाइपरट्रॉफी ये हार्ट फेलियर के लिए बहुत जिम्मेदार होता है। और इसका कारण होता है कि लंबे समय तक हमारा डायस्टोलिक यानी ऊपर का जो ब्लड प्रेशर है उसकी जैसे आप जानते हैं कि सामान्य रूप से 120/80, तो 120 को सिस्टोलिक कहते हैं, और जो लोअर लिमिट है उसे डायस्टोलिक कहते हैं। तो ये हायर लिमिट एज के अनुसार वेरी करती रहती है।
और धीरे 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 120 के जगह 25, 130, 40, 50 और 60 और फिर उसके बाद बढ़ता चला जाता है। बहुत समय तक तो कम एज में होने पर भी पता नहीं चलता। जब कुछ एपरेंट लक्षण आते हैं तब तक काफी कुछ देर हो जाती है। फिर मेडिसिन शुरू हो जाती है, फिर मैनेज होने लगता है। उसके बाद फिर एक ऐसी कंडीशन आती है कि वो मेडिसिन काम नहीं करती और बीपी रेज होता जाता है और उसे हाइपरट्रॉफी हार्ट की हो जाती है। और किसी भी दिन ऐसी स्थिति होती है कि वो हार्ट फेलियर की तरफ, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर, क्योंकि जो हायर लिमिट है, लोअर के बारे में हम बताएंगे कि वो क्या करता है। हायर में जो है, अगर हमने बहुत दिनों तक अपनी बीपी की रीडिंग्स को इग्नोर किया तो ऐसी दशा में हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए डॉक्टर दो बात बहुत जरूरी कहते हैं कि आप अपने बीपी को कंट्रोल रखिए, जिससे हार्ट को के फेलियर से बच सके। ये एक महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी बात, अपने वजन को भी आप कंट्रोल करें। वजन के लिए हम आपको फिर से चर्चा करेंगे कि क्यों और कैसे होता है, क्यों हमारी ओबेसिटी हमारा कल्प्रेट है और किस प्रकार से हमें, यदि हमारे वॉकिंग, हमारी अगर हमारी डेली रूटीन सीडेंट्री है। आजकल आपने देखा होगा कि इस कोविड के लॉकडाउन के पीरियड में तो लोग बहुत मानसिक रूप से भी पीड़ित रहे और मॉर्निंग वॉक और वॉकिंग जो है अवॉइड होने के कारण, न होने के कारण ऐसी स्थिति आई कि बहुत से लोगों को चुपके चुपके हार्ट की बीमारी डेवलप हो गई और कम उम्र में। तो ये जो हार्ट की हाइपरट्रॉफी है, ये निश्चित रूप से, जिसका मेजरमेंट डायस्टोलिक नहीं बल्कि सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक हार्ट फेलियर और सिस्टोलिक, देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या है। डायस्टोल किसे कहते हैं कि राइट एट्रियम से जब ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल में, तो बाद में जब ये कंडीशन होती है कि रेस्टिंग कंडीशन यानी लोअर लिमिट जब बहुत अरसे तक अगर वेरी प्रॉपर नहीं होती, डायस्टोलिक जो है कंडीशन, वो लोअर लिमिट बढ़ी हुई होती है, तो वो हमारे लिए बहुत ही घातक हो जाता है और वो हाइपरट्रॉफी हार्ट के लिए जिम्मेदार होता है। आप बीच वाले में देख रहे होंगे कि जहाँ पे ब्लड यानी ल्यूमेन जहाँ पर लाल रंग है, वो एरिया बहुत कम हो गया है और उसकी लेयर्ड, 3 लेयर्ड, यानी विशेष रूप से कि इनर इंडोकार्डियम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बीच वाली मायोकार्डियम और लास्ट में है पेरिकार्डियम। इसकी वॉल थिकनेस होने के कारण एक तरीके से हार्ट में ओबेसिटी आ जाती है, फैटी हार्ट हो जाता है और ऐसी कंडीशन में हार्ट के फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और इसको हम सबसे ज्यादा महसूस कब कर सकते हैं, जब हम अपनी पल्स रेट को अपनी खुद की वात पित्त कफ के रूप में अपने अंगूठे के नीचे 3 उंगलियां लगाकर देखते हैं। अभी हम आपको बताएंगे कि कैसे नापना चाहिए, लेकिन ये आपको आ, लेकिन आपको कैसे मालूम चले कि हमें पूर्व सूचना कैसे मालूम चले कि डायस्टोलिक हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ रहे हैं और ऐसा क्यों हो रहा है। पहली बात तो यह है कि मन में उदासी आने लगती है। पिछली बार भी हमने बताया था कि किसी काम में ना काम करने की इच्छा होना और मन ना लगना, किसी के साथ अच्छे चिड़चिड़ा के बात करना, और यही संकेत देता है कि ऑल इज नॉट वेल विद दी हार्ट कंडीशन। यहाँ डायलेटेड हार्ट है या हाइपरट्रॉफी नहीं, इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ। फिर आपको निश्चित रूप से, आप थेरेपिस्ट हैं और
सामान्य रूप से अपने बारे में जानना चाहते हैं तो एक्यूप्रेशर की आपने ट्रेनिंग ले रखी है, जानकारी है, लेकिन आपके पास ना तो रोज ऐसे साधन है कि ईसीजी कराएं, रोज आप इको डॉपलर कराएं या अन्य जांच कराकर टीएमटी टेस्ट द्वारा जाने। और ऐसी दशा में आपको अपने पल्स रेट को मेजर करना चाहिए। अगर वो पल्स रेट जो है 100 से ऊपर है, यहाँ तक कि 100 से ऊपर तो एक अलार्मिंग कंडीशन है रेगुलर, और 50 से नीचे या 60 से नीचे है, खास तौर से 50 से नीचे है, तो ये भी अलार्मिंग कंडीशन है। लेकिन 60 टू 75 तक आपको एक तरीके से नॉर्मल कंडीशन मान के, और आप अपने हाथ के अंगूठे के नीचे आर्टेरियल पल्स को मेजर करें। आपको 3 उंगली जब रखेंगे तो वहां पर ऐसा महसूस होगा कि तीनों में से एक, अब इसको हम आयुर्वेद के एंगल से कह रहे हैं, वात पित्त कफ, बीच वाली पित्त है और बाहर की वात, और दूसरी जो कलाई के पास है वो कफ। तो इन पे जब आप देखेंगे, चेक करेंगे और काउंट करेंगे तो 1 मिनट में कितनी होती है, ये आपको स्पष्ट रूप से बिल्कुल पल्सेशन मिलेगा। ये पल्स रीडिंग जो है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें कोई कुछ नहीं, आप डेली अपने सुबह उठ के भगवान से प्रार्थना करते हैं या किसी भी वक्त आप देखें तो अपनी पल्स को नोट करें तो आपको लगने लगेगा। और उससे पहले आपको अवसाद की स्थिति, आपका जॉय जो है, वो प्लेजर जो है, एक तरीके से प्लेजर इज गॉन की कंडीशन आने लगे, धीरे धीरे घट रहा है। और ऐसी दशा में आपको अपनी पल्स रेट चेक करनी चाहिए। आजकल तो बड़ा सिंपल सा कोविड के उसमें पल्स मीटर घर घर में है, हर व्यक्ति के पास है, उसमें ऑक्सीजन का भी मेजरमेंट है। लेकिन पल्स रेट हमारे हार्ट के लिए एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है जांच करने के लिए। तो हमें अब उसके बाद स्थिति क्या है कि हम अपनी जिम्मी लें, अपनी रिंग लें, और स्मॉल स्मॉल फिंगर के तीनों जॉइंट पे, खास तौर से तीनों जॉइंट पे जब हम मेजर करते हैं, देखते हैं, तो नीचे जाकर आप कस के अगर दबाते हैं तो आपको दर्द मिलेगा। और डॉक्टर वॉल के जो पॉइंट्स हैं और कफ जॉइंट आप माने तो इसको जो है वहां पर दबा के देखने पर आपको जो है निश्चित रूप से अच्छा लगेगा, अवसाद की स्थिति धीरे धीरे कम होने लगेगी। अगर आप, एम आई ऑडिबल और विजिबल ऑल्सो? Am I audible and visible also? जी। तो मित्रों, उसे दबा के देखने पे और जैसे ही आप ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको जो है धीरे धीरे आपको कंडीशन भी इंप्रूव करेगी, आपके मन स्थिति भी बेटर होगी और अच्छा लगने लग जाएगा। तो यहाँ मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ कि आप जो है अभी तक आपको ये, आपने बीपी नापा नहीं, नपवाया नहीं, जानते नहीं, और नापने पे नॉर्मल भी हो, लेकिन अर्ली डायग्नोसिस आपके लिए महत्वपूर्ण है। और वहां पर यदि पेन है तो आप उसको तीनों जॉइंट पे तीनों जॉइंट पे मेथी लगाकर चेक कर सकते हैं। और ये एक महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी बात कि आप इसे दबाएंगे और ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको रिस्पांस अच्छा खासा मिलेगा। ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो आप लोग पॉइंट नोट कर लें। अगर हाई ब्लड प्रेशर है
डायस्टोलिक और सिस्टोलिक दोनों वेरी कर रहा है, खास तौर से सिस्टोलिक है, तो इसमें आप लोग ये पॉइंट्स जरूर करें। आपको मन स्थिति भी और जो मेडिसिन से कंट्रोल नहीं हो रहा वो सब भी आपको निश्चित रूप से कंट्रोल होगा। मित्रों, नोट करें आप, बोथ स्मॉल फिंगर के तो मित्रों, यहां पर आपको नोट करने की जरूरत है, विशेष रूप से बोथ स्मॉल फिंगर के 5th वर्टिकल में 0 5 टोन 6 8 9 सीडेट। अब आपको हम ये बता दे रहे हैं ये ट्रीटमेंट क्यों महत्वपूर्ण है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब आपकी बीपी की मेडिसिन भी काम ना करे और डायस्टोलिक और सिस्टोलिक दोनों ही पैरामीटर यानी 100 यानी जो 80 की जगह 100 है और 120 की जगह 40 50 नहीं बल्कि 160 170 180 है, तो 5th वर्टिकल में 0 5 टोन 6 8 सीडेट। क्यों? 0 हमारी ओरिजिन है हार्ट की। ये देखिए, जो लोग आयुर्वेदिक स्टडी आपने सभी ने की है, चाइनीज भी की है, सुजुक भी की है, डॉक्टर वॉल भी की है, ये सब मिला के मैं बता रहा हूं। और 5th वर्टिकल पे 0 और 5 हम पूरे बॉडी की ओरिजिन जहां से भी कल्परेट आ रहा है उसे रोकते हैं, यानी 0 को टोनिफाई किया। 5 क्यों करते हैं? क्योंकि हम स्टेबल करना चाहते हैं। आयुर्वेद में जो पार्थिव एलिमेंट है उसकी फिगर, उसकी जो महत्वपूर्ण है वो 5 स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। 6 8 9 9 को सेडेट इसलिए करते हैं कि 0 यदि क्रिएशन है तो 9 नंबर निष्पत्ति है, और यहां पर हम 9 सेडेट करते हैं। 6 और 8 की जो न्यूरो हार्ट है, हार्ट की कनेक्टिविटी नर्वस सिस्टम से है, उसमें इंपल्स अगर बहुत तेजी से जा रहा है, पल्स रेट ज्यादा है, और स्ट्रोक वॉल्यूम अभी हम आपको बताते हैं कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है और कार्डियक आउटपुट क्या है। बहुत सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। जब रक्त का संचार बहुत तेजी से हो और कार्डियक आउटपुट और ये प्रॉपर ना हो, तो कार्डियक आउटपुट यानी फोर्स, जिस फोर्स से हार्ट पंप करता है वो जितना फोर्स लगना चाहिए उससे अधिक लगाना पड़ रहा है, इंपल्स बढ़ा हुआ है, और उसके सर्कुलेशन की कंडीशन इतनी फास्ट है कि इंपल्स, जैसे आप कभी किसी इमरजेंसी में कोई काम करते हैं तो बेहद वसी में भागते दौड़ते हैं, आपको ये परवाह नहीं होती कि किससे बात करनी है, कौन देख रहा है और किस दिशा में जा रहे हैं, भागते चले जाते हैं। तो 6 को सेडेट करेंगे। 8 उसकी इफिशियंसी इतनी इमरजेंसी में बढ़ गई, उसको भी सेडेट करेंगे, और 9 को सेडेट करेंगे। 0 5 टोन 6 8 9 सेडेट। 0 5 टोन आपने नोट कर लिया। अब डॉक्टर वॉल के एंगल से आप देखें कि जो आउटर है 6 वर्टिकल जो आयुर्वेद की है, वहां पर डॉक्टर वॉल के अनुसार वो स्मॉल इंटेस्टाइन की मेरिडियन जाती है, और नाखून के बगल में आउटर कॉर्नर पे वहां पर SI1 होता है, और उसके बाद वहां से आगे बढ़ती है तो 1 2 3 4 5। इसको आयुर्वेदिक कंसेप्ट में कन्वर्ट करने के लिए इसको हमने 6 वर्टिकल को अपोजिट फ्लो में ट्रीटमेंट दिया। ट्रीटमेंट वही होगा। इसके पीछे ये होगा कि H9 आपका एक तरीके से सेडेट हो रहा है,
SI1 टोन हो रहा है। तो आपने देखा होगा कि इमरजेंसी में H9 सिंगल पॉइंट का अगर ट्रीटमेंट करना है तो हार्ट का 9 नंबर सीडेट होता है और 1 नंबर टोन होता है। तो मित्रों, जहां पर SI1 है वहां पर आयुर्वेद का 0 है, स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो 0 और 5 टोन क्या, 6, 8, 9 सीडेट क्या, तो ये 9 नंबर लास्ट में नीचे की तरफ है और ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। जहां पर मेडिसिन, मैंने ये बात की, मेडिसिन से आप कंट्रोल कर रहे हैं उसमें इस ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं, वो सिंपल ट्रीटमेंट भी कोई काम करेगा। अगर आप जो है केवल 2 पॉइंट लगा देते हैं, H9 सीडेट और SI1 टोन, उससे भी काम चलेगा। या अगर आप जो है TW3 सीडेट और P7 टोन, उससे भी काम चलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है GB41 सीडेट और लिवर 3 टोन, बोथ साइड। लेकिन ये जो मैं ट्रीटमेंट बता रहा हूं, ये ऐसा ट्रीटमेंट है कि जो एक्सट्रीम कंडीशन में मेडिसिन भी जहां पर कंट्रोल नहीं होती, वहां पर बोथ स्मॉल फिंगर के हार्ट की मेरिडियन के अलोंग फिफ्थ वर्टिकल में नॉर्मल फ्लो में 0, 5 टोन, 6, 8, 9 सीडेट, और आउटर यानी 6 वर्टिकल अपोजिट फ्लो में सेम ट्रीटमेंट होगा। और ये अभी तक किसी भी किताब में प्रकाशित नहीं हुआ है। और लेकिन आप इसके प्रयोग से एक्सट्रीम कंडीशन में, अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि ये कंडीशन क्यों आई, क्योंकि हाइपरट्रॉफीड हार्ट है, ये आपको नहीं मालूम, डायलेटेड हार्ट है, ये भी नहीं मालूम। ये दोनों कंडीशन में काम करेगा। क्यों? क्योंकि आपको मालूम ही नहीं कि हाइपरट्रॉफीड हार्ट है। जब तक हार्ट की, क्योंकि हम लोग बीपी की दवा खा के मैनेज कर लेते हैं, या बीपी की दवा नहीं खानी पड़ी, बहुत समय तक तो पता ही नहीं चलता। 10-15 साल बीपी की दवा खाते रहे, कभी छोड़ दी, कभी ले ली, कभी नहीं ली, तो धीरे से हाइपरट्रॉफी हो जाती है। और ये हाइपरट्रॉफी इस तरीके से, जैसे फैटी हार्ट को आप देख रहे होंगे, बीच वाली तीनों लेयर का जो स्ट्रक्चर है वो कितना थिक हो गया है, फैटी हो गया है। और इसमें इसके ट्रीटमेंट से मालूम चला कि आपको ये अगर ट्रीटमेंट मुकम्मल नहीं हुआ, बीपी की दवा खाने के बाद भी आपको कंट्रोल हुआ कि नहीं, क्योंकि रोज मॉनिटर नहीं करते, मेजर नहीं करते, ऑल ऑफ ए सडन आपको हार्ट फेलियर की कंडीशन आ जाती है। दूसरा जो बाएं हाथ का चित्र आपको दिख रहा है, वो डायलेटेड हार्ट का है। इसमें भी दोनों ही कंडीशन में ये ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि पल्स रेट यदि आपकी ज्यादा है, अभी नेक्स्ट चित्र से और में हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट पीडीएफ का नेक्स्ट आप दिखाएं, कार्डियक आउटपुट और इजेक्शन फ्रैक्शन वाले। अच्छा सर अभी एक नया पीडीएफ भेजा है हाँ, उसमें। ये देखिए हम दिखा रहे हैं आपको, जी ये कार्डियोमायोपैथी और डीसीएमपी, इसमें देखें तो ये जो हार्ट की हाइपरट्रॉफी होती है, जिसके कारण कार्डियोमायोपैथी। अब इसके बाद हम आपको पहले ये चित्र दिखा दें, कार्डियक आउटपुट किसे कहते हैं। देखिए, अब आप बिल्कुल सिंपल आ जाइए, अपने घर के टुल्लू पंप को देखिए। आपका हार्ट और टुल्लू पंप, आपके हर घर में टुल्लू पंप लगा हुआ है। आपके ऊपर टंकी, ओवरहेड टैंक लगा हुआ है, उससे पानी पूरे घर में, पूरी पाइपलाइन में सर्कुलेट करने के लिए आप टुल्लू पंप चला देते हैं। तो जिस फोर्स के साथ, अगर उसकी कैपेसिटी अच्छी नहीं है तो जितना लिफ्ट करना चाहिए नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखिए, द अमाउंट ऑफ ब्लड
pumped out by each ventricle in 1 minute. देखिए ये वो सुपर डुपर पंप है जिसकी वर्किंग हर जगह कैलकुलेटेड है और रिदमिक है। अब जिस प्रकार से हमारे पंप हैं उसको ऑपरेट करने के लिए हमें पावर सप्लाई चाहिए, इसी तरीके से इस पंप को चालू रखने के लिए पावर सप्लाई हमें स्पाइन से मिलती है और हमें ब्रेन से मिलती है। अभी इसके बारे में भी मैं बड़ा सिंपल आपको ट्रीटमेंट बताऊंगा, पहले इसको समझने की कोशिश कीजिए। हमारे हृदय का आज या किसी वक्त कितना आउटपुट है, आउटपुट का मतलब आप कहीं भी अपने काम करने जाते हैं, अगर आप टेक्नीशियन हैं तो आपको ये कहा जाता है कि किसी भी फील्ड के हो, 10 से 6 बजे 8 घंटे की ड्यूटी मिली, उन्होंने कहा कि अगर 8 घंटे आपने ठीक से काम किया तो आपको 500 रुपए मिलेंगे। जब शाम को 500 रुपए लेने की और दिहाड़ी पूरी की बात हुई, मालिक ने कहा भाई आपका आउटपुट अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा साहब मैं तो काम करता रहे। भाई करते रहे, तुम्हारे साथ दूसरा आदमी लगा है, उसका आउटपुट ठीक है, आपका आउटपुट ठीक नहीं है। यही बात है कि 3 व्यक्तियों में से अगर 3 आदमी खड़े हैं, एक का हृदय ठीक से काम कर रहा है, उसका मतलब उसके काम का आउटपुट ठीक है, जो उसने काम किया है वो संतोषजनक है। दूसरे का आउटपुट ठीक नहीं है, ये कैसे मालूम चलेगा? तो हार्ट के मामले में स्ट्रोक वॉल्यूम की जिस फोर्स से वो रक्त रूपी तरल पदार्थ को, जैसे टुल्लू पंप पानी को लिफ्ट करता है, पंप करता है, तो वो जिस फोर्स के साथ कहता है उसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। और इनटू हार्ट रेट, जो आपकी पल्स रेट है उससे अगर आप उसको गुणा कर दीजिए, ये उदाहरण के रूप में है कि किसी व्यक्ति की, देखिए वैज्ञानिकों ने इतने ज्यादा जो है टेस्टिंग करके और सारी स्टडी की है, रिसर्च किया है, तो उन्होंने एक व्यक्ति का लिया कि जिसके हार्ट बीट बिल्कुल नॉर्मल है, 75 हार्ट बीट पर मिनट है। एम आई ऑडिबल और विजिबल ऑल्सो? जी जी, नॉट सबको? विजिबल सर, नहीं आपकी नहीं, वीडियो। ये आपको स्क्रीन शेयर हो रही कि नहीं? जी, स्क्रीन शेयर हो। हम बस दैट इज एनफ ओके। कि 75 जो है बीट है, और आपके जो है लेफ्ट वेंट्रिकल, जहां से पूरे ब्लड की सप्लाई पूरे बॉडी में होती है न्यूट्रिशन के लिए, वो फोर्स कैसे उसका फोर्स जो है कैसे, जिस फोर्स से कितना उसने जो है ब्लड को पंप किया, वो है 70 मिलीलीटर 1 मिनट में नॉर्मल कंडीशन में। तो मालूम चला कि 70 इंटू 75 हार्ट बीट पर मिनट करके तो लगभग 5 लीटर प्रति मिनट हार्ट ने ब्लड को सर्कुलेट किया। इसमें दो, एक ऊपर की तरफ एओर्टा, अपर एओर्टा से जो है ब्रेन को सप्लाई होता है, और लोअर एओर्टा से पूरे बॉडी के सभी ऑर्गन्स में। तो मित्रों, इसे कार्डिक आउटपुट कहते हैं, और यही फोर्स है जिसके माध्यम से अब आप देखिए कि आपका आउटपुट ठीक है कि नहीं। कैसे देखेंगे, कौन सी जांच कराएंगे? आपने अपने हाथ की पल्स रेट ली, और उस पल्स पे जो है अंगूठे के नीचे 3 आपने जो है कलाई के जोड़ पे रखे, जहां पे पल्स मेजर की जाती है। आप नापना शुरू कीजिए, मेजर करना शुरू कीजिए, सामने देखेंगे कि 1 मिनट में एक कितनी देर पल्स, कितनी हार्ट बीट है। आप, यदि आपकी 75 काउंट हो गई तो एक पैरामीटर तो सिद्ध हो गया कि नहीं ठीक है। लेकिन दूसरी चीज 70 मिलीलीटर, वो अगर उसको 70 मिलीलीटर कर रहा है, लिफ्ट कर रहा है, पंप कर रहा है, ये कैसे मालूम चलेगा? जब आप देखेंगे कि उसको स्ट्रोक वॉल्यूम, जब आप अपनी फिंगर रखेंगे तो वहां टिप 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 होगा।
अगर वो बहुत धीमे धीमे चल रही है, पल्स यानी उसका फोर्स बहुत कम, तो स्ट्रोक वॉल्यूम आपका नॉर्मल से कम होगा। और वहीं पे पक 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 मतलब इतनी तेजी, रोबस्ट पल्स है, तेजी से भाग रही है, तो आपको लग जाएगा दोनों ही कंडीशन ऑल इज नॉर्मल। वहां पर स्ट्रोक वॉल्यूम आपका ज्यादा है जहां पर बहुत रैपिड पल्स है, और जहां पे स्लो है वहां लगेगा कि आपका स्ट्रोक वॉल्यूम अपेक्षाकृत कमजोर है, फोर्स कम फोर्स से। इसलिए अगर हम वो हार्ट बीट, दूसरा हार्ट बीट वेरी कर जाए, अभी तो हार्ट बीट हमारी नॉर्मल थी, लेकिन जिस फोर्स को हमने देखा कि 70 मिलीलीटर नहीं वॉल्यूम नजर आ रहा है, नॉर्मल से कुछ ज्यादा नजर आ रहा है या कम आ रहा है। दूसरी कंडीशन, अगर आपके हार्ट बीट ठीक है, वॉल्यूम ठीक है 70, लेकिन हार्ट बीट क्या है, फ्रीक्वेंसी जो है 1 मिनट में 100 होगी, तो 70 इंटू 100 कितना होगा, 7000 मिलीलीटर। इसका मतलब 1 मिनट में जो 5 लीटर पंप करना चाहिए था वो 700 कर रहा है, तो बहुत तेजी से सर्कुलेट करेगा ब्रेन में। हर आर्टरीज में जहां कमजोर आर्टरी मिलेगी वहीं पर फट जाएगी, हेमरेज हो जाएगा, उसे एन्यूरिज्म। आपने देखा होगा कि रबर की कुछ वेसल्स में, गुब्बारे में अगर ज्यादा आप फुलाओ तो वहां पे चोंच टाइप का निकल जाती है, उसे एन्यूरिज्म कहते हैं। और जब ज्यादा हवा भरिए यानी सर्कुलेट ज्यादा करेंगे तो फट जाती है, जैसे हेमरेजिंग कहते हैं, और फिर पैरालिसिस की कंडीशन आ जाती है। ब्रेन में होता है तो पैरालिसिस, और अन्यथा अगर हार्ट में कहीं हेमरेज हो गया तो एक बहुत ही सीवियर कंडीशन हो जाती है, लेने के देने पड़ जाते हैं। और बाकी जगह पे कुछ चीजें हाथ पैर में हैं तो वो एक फेटल नहीं होता, जीवन के लिए घातक नहीं होता, लेकिन महत्वपूर्ण होता है। तो मित्रों, अगर वही हार्ट बीट अगर आपकी 50 है तो क्या होगा, 70 इंटू 50, आपका जो स्ट्रोक वॉल्यूम है ठीक है, लेकिन हार्ट रेट जो है बहुत कम है, तो 70 इंटू 50 क्या होगा, 3500 3500 मिलीलीटर। इसका मतलब केवल 3.5 लीटर ही पंप किया। 3.5 लीटर या 7 लीटर होना क्या चाहिए, 5 लीटर। तो यहाँ एबनॉर्मल कंडीशन है दोनों ही कंडीशन। इसलिए ये मित्रों, हमें इस प्रकार से कार्डिक आउटपुट पल्स रेट के माध्यम से मालूम हो जाता है, और पल्स रेट के माध्यम से और हमारी जो पल्स की हम स्टडी करते हैं कि पल्स कितनी कैसी चल रही है, रैपिड है कि स्लो है, बहुत वीक है या बिल्कुल हेल्दी, बिल्कुल नॉर्मल लगती है। अगर डेली आप नापते हैं, और खुदा न खास्ता आप थेरेपिस्ट हैं और एक्यूप्रेशर सेंटर पे बैठते हैं, तो आप पल्स मीटर जरूरी नहीं है ना हो तो आप शम। और मैं तो ये कहूंगा कि अब आगे का चैप्टर हम बताना चाहेंगे कि अगर जब आप इसको आगे जब देखेंगे, अब देखिए आपको इजेक्शन फ्रैक्शन, अभी क्या था, कार्डिक आउटपुट का मतलब आपका हृदय कितना काम कर पा रहा है। नॉर्मल 5 लीटर उसने जो है जितने काम करना चाहिए 5 लीटर पंप किया, बिल्कुल नॉर्मल है। दूसरी कंडीशन हमने बताई कि 7 लीटर कर रहा है, वो भी ठीक नहीं है, और कम काम कर रहा है, ये भी ठीक नहीं है कि 3.5 लीटर। अब आइए, एक आपने सुना होगा, देखा होगा, इको डॉपलर कराते हैं, डॉक्टर आपको बताता है, या आप भी स्वयं देखकर कह सकते हैं कि आपके हार्ट की क्षमता कितनी है, कितना आउटपुट है। जब क्षमता ही नहीं है हार्ट की तो आउटपुट पे क्या देखना। यहाँ पर इको डॉपलर एक ऐसे गंभीर रोग की तरफ बताता है, और हमें मालूम है कि इजेक्शन फ्रैक्शन जो है, यानी हमारे हार्ट की काम करने की क्षमता को लेफ्ट वेंट्रिकल की इजेक्शन फ्रैक्शन कहें या हार्ट की क्षमता कहें, दोनों लगभग एक जैसा है। हार्ट के दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। कार्डिक आउटपुट क्या है,
कितना काम कर रहा है, यहाँ पे क्षमता का प्रश्न चिन्ह नहीं है। प्रश्न चिन्ह तब होता है जबकि ऑल इज नॉट वेल। हमें ये मालूम हो गया कि आपका बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है, लोअर रह रहा है तो भी दिक्कत है, हायर है तो भी दिक्कत है। ऐसी दशा में और गंभीर स्थिति जब आने लगती है तब हम कार्डिक आउटपुट की जगह इजेक्शन फ्रैक्शन देखते हैं। और वैज्ञानिकों ने इको डॉपलर के माध्यम से वहां पर ईएफ लिखा होता है और या कहीं कहीं लेफ्ट एलवीईएफ, लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्शन फ्रैक्शन। उसकी नॉर्मल क्या है, 60 to 65 है और प्लस माइनस 5, यानी 55 और 54 है तो भी नॉर्मल है। अगर 65, 70, 67 है या 70 है तो भी उसे नॉर्मल कंडीशन मानते हैं। एब्सोल्यूट में 60 to 65। अब आइए इसको आप कैसे देखेंगे। आपको स्ट्रोक वॉल्यूम मालूम हो गया कि आपने पल्स रेट और किस फोर्स से आपकी ये बीट धड़क रही है, ये नॉर्मल है। अगर देखिए अब यहाँ पर फिर हम कार्डिक वॉल्यूम को जो है, स्ट्रोक वॉल्यूम को 70 ml ले रहे हैं और पूरी उसकी कैपेसिटी एक खास वक्त पे 130 मिलीलीटर है। तो 30/130 मिलीलीटर इंटू 100, इसको जब हम निकालेंगे तो ये हमारी क्षमता 54% है। मित्रों, यहां तक गनीमत है। लेकिन जिन लोगों के EF 40 है या जिन लोगों का 30 है, ऑल इज नॉट वेल। ना तो सर्जरी हो सकती और मेडिसिन भी बहुत कम है। या 30-20 है तो डॉक्टर के भाव और भाषा से स्पष्ट पता चल जाता है कि आप जो हैं हाईली रिस्क जोन में जी रहे हैं, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। वहां पर विशेष सावधानियां, खान पान, ये सब भी बहुत कम काम कर पाती है। ऐसे में आपका प्रश्न होगा कि एक्यूप्रेशर क्या कुछ काम करता है? बिल्कुल काम करता है। परमात्मा चाहता है आपने समय रहते और सीखा हुआ है या आपके पास चार्ट है और आपने मैग्नेट लगा लिए, तो नोट कर लें अगर एजेक्शन फ्रैक्शन हॉरिबल कंडीशन में है, रिस्क जोन में है, 40 में है, मैं तो ये कहता हूँ 50 पर भी आपको सतर्क हो जाना चाहिए। 40 और 30 तो बहुत, और 25 और 20 तो। यहाँ पर ट्रीटमेंट आप देखेंगे, लेफ्ट स्मॉल फिंगर नोट कर लें सभी लोग, लेफ्ट स्मॉल फिंगर ऑल RLHM 4, 5 सीडेड, 3, 6 टोन, 0 टोन, 9 सीडेड, केवल इतना ट्रीटमेंट है। और ये पूरा का पूरा उंगली भरी तो रहती है, चित्र देख के आप आसानी से लगा सकते हैं। फिर से नोट कर लीजिए, राइट लेफ्ट स्मॉल फिंगर ऑल RLHM रीजनल लॉन्ग हॉरिजेंटल मेरिडियन 4, 5 सीडेड, 3, 6 टोन, 0 टोन, 9 सीडेड। आपने देखा कि आपने जांच बहुत बाद में कराई, लेकिन यदि आपको पल्स रेट देखना और पल्स को मेजर करना कि स्पॉन्जी है या जो है रैपिड है या स्लो है, इन सबको देखने के लिए आपको ये एक महत्वपूर्ण है कि आपने देख के इस कार्डिक आउटपुट भी देख लिया, स्ट्रोक वॉल्यूम देखा और साथ में जो है इजेक्शन फ्रैक्शन देखने से आपको बहुत बड़ी सूचनाएं मिल जाती हैं। अब देखिए, एक आपको घबराना नहीं चाहिए। यदि बहुत आप जिम में हैं या बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इजेक्शन फ्रैक्शन क्या हुआ, जहां आपका जो है एंड ऑफ डायस्टोल और एंड ऑफ सिस्टोल क्या है। एंड ऑफ डायस्टोल का मतलब जब कॉन्ट्रैक्शन करके जब ब्लड राइट एट्रियम से नीचे के लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में आता है, संकुचित हो जाता है, तो वहां पर 130 मैक्सिमम ब्लड रहता है। दूसरे उसमें आप देखेंगे लेफ्ट साइड में कि जब सिकुड़ने के बाद पूरा जो है हार्ट सिकुड़ता है, वहां पर फैला हुआ था, डायस्टोल का मतलब फैल गया, तो राइट एट्रियम से मैक्सिमम ब्लड का क्वांटिटी 130 मिलीलीटर आई राइट वेंट्रिकल में।
इसे कहते हैं एंड ऑफ डायस्टोल पे क्या कंडीशन है। और जब हार्ट के सिकुड़ने की कंडीशन यानी लास्ट कंडीशन है, उसे एंड ऑफ सिस्टोल कहते हैं। वहां पर 70 तो आपको चला गया, 60 रह गया, तब आपने कंडीशन देखी कि 50 मतलब वहां पर इजेक्शन फ्रैक्शन आपको 54 मिला। अब जब दूसरा कंडीशन देखे कि जब आप एक्सरसाइज और जिम में है, तब वहां पर आपकी कंडीशन क्या है कि 130 ml की जगह 120 ml हुआ, क्योंकि तेजी से सर्कुलेट हो रहा है। जब फैलने की स्थिति में भी 120 है, और जो सर्कुलेट हो रहा है, आपकी पल्स रेट क्या है? देखिए, स्ट्रोक वॉल्यूम और एंड डायस्टोलिक वेंट्रिकुलर वॉल्यूम कि वहां पर जो है आपको जो 60 था उसकी जगह 130 हो गया। हाँ, क्लास चल रही है, वो ले लिया, रिपोर्ट ले लिया। सर वो एक मैटर भी लिए हुए थे वहाँ ऑफिस से शुक्ला सर ने। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात में कल हो जाए, कोई दिक्कत। हाँ। तो यहाँ पर जो है 60 की जगह 130 हो गया, और पल्स रेट जो है आप हाँ देखें कि यहाँ पर 130, और जो ऐसी कंडीशन हो गई कि जो एंड डायस्टोलिक है वो आपका जो है 133 हो गया। तो यहाँ पर आपका कंडीशन क्या हुई? इजेक्शन फ्रैक्शन 90 है, लेकिन ये टेम्परेरी है, इसलिए एक्सरसाइज के दौरान जो बढ़ जाना ये कोई खास बात नहीं है। इसको हम कंडीशन को इसको जो है फिर से रिट्रीव हो जाती है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये कंडीशन, दो कंडीशन। अब आप देखिए पेरिकार्डियल इफ्यूजन किसे कहते हैं। अब आपको मालूम है कि 3 परतें होती हैं हर हर स्ट्रक्चर में, हार्ट में एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम। यहाँ पर देखिए कि इन तीनों के बीच में स्पेस होता है, कैविटीज होती हैं और कवरिंग है, और जो उसके अंदर कंटेंट होता है, अगर वो इन्फेक्टेड हो गया है तो उसमें सूजन आ जाती है, और उस फ्लूइड के सूजन आने से पेरिकार्डियम की पेरिकार्डाइटिस कहलाती है। और ये पेरिकार्डियल इफ्यूजन जो है ये महत्वपूर्ण होता है और एक सीरियस कंडीशन पैदा कर देता है। जिस तरीके से लंग्स में पानी भर जाता है, इसको एक तरीके से मोटे मोटे शब्दों में पेरिकार्डियल इफ्यूजन को कि इनके परतों की कैविटी के बीच में इन्फेक्टेड फ्लूइड होने की वजह से सूजन आ जाती है, और लंग्स में तो सर्जरी करके पंक्चर करके निकाल दिया जाता है पानी, लेकिन यहाँ पर दिक्कत होती है। ऐसी दशा में एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट नोट कर लीजिए, और इसमें भी सांस फूलने की कंडीशन, और आपको भले ही बीपी प्रॉपर ना हो, लेकिन चलने में आपको सांस फूलने लगता है, और ये एक तरीके से कार्डिक ओरिजिन ब्रेथलेसनेस होता है। और बहुत समय तक ऐसा होने पे अगर इसका निदान नहीं हुआ, ट्रीटमेंट नहीं हुआ, तो एक कार्डियक अस्थमा के रूप में, जो कि लंग्स की दवाइयों से फायदा नहीं करता, और सामान्य अस्थमा की दवाइयों से, यहाँ तक कि इनहेलर वगैरह से भी काम जल्दी नहीं होता है। इसलिए इसके ट्रीटमेंट के लिए आपको लेफ्ट स्मॉल फिंगर के 0-1-2 स्पाइरल में 4-5 सेडेट 3-6 टोन करना पड़ेगा। फिर से नोट कर लीजिए, पेरिकार्डाइटिस ये भी एक गंभीर समस्या है, और पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर ये जो फ्लूइड होता है, आप देखेंगे उसके कारण जो है इसमें सूजन आ जाती है। और 2 प्रकार की लेयर होती है पेरिकार्डियम के, जो इनर और आउटर लेयर को, 3 लेयर के अंदर भी पेरिकार्डियम की लेयर का जो इनर लाइनिंग है वो
आउटर लाइनिंग पेराइटल पेरिकार्डियम कहलाता है, और दूसरा है वेसेरल, जो कि मायोकार्डियम की बॉर्डर को छूता हुआ है। तो ये टर्मिनोलॉजी भी आपको जानना चाहिए, और ना जाने तो 012 स्पाइरल पे 4-5 सीडेड 3-6 डाउन। बड़ा सिंपल ट्रीटमेंट है, और आपको ये महसूस होगा कि जो बीसियों दिन से महीने भर 2 महीने जो डॉक्टर्स को आप घूम रहे थे, फायदा नहीं हो रहा था, और उसके बाद आपने एक दिन में जैसे ही ये पॉइंट लगाए, आपको धीरे धीरे ब्रेथलेसनेस कंट्रोल होने लगता है। ये चर्चा आगे चलती रहेगी मित्रों, बहुत सी चीजें आपके सामने रखनी है। आपने देखी, इन चित्र को देखे, पेरिकार्डियल इफ्यूजन है, और किस प्रकार से ये बीच का हिस्सा हृदय है, और लेयर देखिए जहां पे ये बिल्डअप बिल्डअप ऑफ फ्लूइड, कैसे फ्लूइड वहां पर जाके रुक जाता है, और त्वचाओं में सूजन आ जाती है, इडिमा हो जाता है, और एरिथमिया जैसी कंडीशन, हम ये भी इसको आपको बताएंगे। यहाँ पर 2 कंडीशन देखिए, पेरिकार्डाइटिस, इसे सूजन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है, और दूसरी तरफ इफ्यूजन, जिसमें फ्लूइड एकत्रित होने के कारण हार्ट की वॉल के जो 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है, उनकी कैविटीज में बहुत स्पेस इसलिए होता है कि चूंकि ये मस्कुलर बॉडी है, इसमें बोनी स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक स्पेशल स्टेटस है, और मस्कुलर फाइब्रोमस्कुलर इसका स्ट्रक्चर है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और ये फ्लूइड एक्युमुलेट हो जाने के कारण इसमें दिक्कत आने लगती है, और सभी में कॉमन एक सिम्टम होता है, बीपी भी वेरी करता है, ब्रेथलेसनेस होती है, और पल्स रेट भी नॉर्मल नहीं रह जाता। लेकिन पेरिकार्डियल एफ्यूजन और पेरिकार्डाइटिस में गर्मी लगने लगती है, पसीना बार बार आता है, और ऑल इज नॉट वेल। लेकिन पेरिकार्डियल में ये चुपचाप स्लीपिंग की, किसी से बोलने का मन नहीं करता, उसमें चिड़चिड़ाहट होती है, इसमें नो इरिटेशन। बट दोनों ही एक अच्छी कंडीशन नहीं बताते, और पेरिकार्डियल एफ्यूजन अगर दोनों में से कहा जाए तो एक, दोनों ही एक्यूट होते हुए भी, लेकिन पेरिकार्डियल एफ्यूजन का पड़ला भारी है, तकलीफ देने की वजह से, ये तकलीफ को पैदा करने की वजह से, और इसका उपचार सामान्य रूप से उतना प्रभावी मेडिकल उसमें नहीं है दवाइयों से। लेकिन हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि पेरिकार्डियल एफ्यूजन के लिए लेफ्ट स्मॉल फिंगर में 012 स्पाइरल में 4-5 सीडेड 3-6 डाउन, ये नया हमारे रिसर्च रिसर्च टीम के द्वारा पिछले कई महीनों से एक नई ओरिजिन 012 की ट्राइपोडिक ओरिजिन, कि किस प्रकार से पूरे हार्ट के पेरिकार्डाइटिस को, पेरिकार्डियल इफ्यूजन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। दोनों का ट्रीटमेंट अलग होगा। अभी आज हमने पेरिकार्डियल इफ्यूजन का आपको ट्रीटमेंट बताया। समय बहुत हो चुका है, समय की सीमाएं हैं। आपका आज हम लोग इंटरेक्शन के लिए आपको आमंत्रित करते हैं। हैंडिंग ओवर टू प्रोफेसर अनिल कुमार सिंह। हेलो, एम आई ऑडिबल? जी जी, यू आर ऑडिबल सर। हाँ, तो अभी जिनकी क्वेरी है हैंड रेज कर दें। तो मिस्टर जितेंद्र चौहान जी, अनम्यूट कर लीजिए, ऑडियो वीडियो दोनों, और अपने बारे में परिचय दे करके सवाल पूछिएगा। जितेंद्र चौहान। हाँ बोलें जितेंद्र चौहान जी। सुची जैन जी, अनम्यूट कर लीजिए, ऑडियो वीडियो। हाँ नमस्ते सर। हाँ नमस्कार। सर मेरी बेटी को पिछले कुछ दिनों से
स्मेल आ रही है सर गंदी गंदी, और पल्स रेट इसकी बढ़ी भी रहती है, 100 के से बढ़ी भी रहती है हमेशा पल्स रेट। अच्छा, और इसको हाँ धड़कन बहुत तेज लगती रहती है, प्लस ब्रेथलेसनेस भी होती रहती है इसको। आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। जी सर। स्मेल आती है इसको गंदी गंदी, कई बार कहती है कोई जले जले की बदबू आ रही है, कभी कोई रोटन स्मेल आती है इसको। ये चीजें मुझे सही नहीं लग रही है, क्या है ये। 14 साल की उम्र है सर बेटी की। सर की आवाज नहीं आ रही। लिखी थी सर मैंने। हाँ सर, आवाज आ रही है आपको? लेकिन सर कनेक्ट हो रहे हैं। जी सर। जी अच्छा सर, जी मोबाइल से आप जुड़े हैं सर? जी वही मैं आपका नाम ढूंढ रहा हूँ सर। अच्छा अच्छा, वही नाम में उर्वी लिखा है सर। हाँ वही नाम मैं ढूंढ रहा हूँ सर। अच्छा अच्छा सर, हाँ अच्छा सर, मैं वही देख रहा हूँ। जी जी, उसके नाम से भी नहीं दिख रहा है सर। आपका वीडियो खुला है क्या? हाँ, वीडियो अगर ओपन हो तो सर उससे तुरंत दिख जाएंगे आप। जी अभी अभी देख ले रहे हैं सर। जी जी हाँ, वही वही देख रहे हैं सर। हाँ जेपी अग्रवाल के नाम से, ठीक है, देखा सर अभी। जी हाँ जी, अभी अभी कर रहे हैं सर। हाँ ये यस, हाँ सर अभी कर लें। जी हेलो। हाँ अभी आ रही है सर आवाज। हाँ आ गया, ठीक। हाँ जी बोलिए, क्या प्रश्न है? सर मेरी बेटी है 14 साल की, उसको स्मेल आती है सर। अपना नाम बताइए। सर मैं शुचि जैन, सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट किया सर मैंने, अच्छा। थर्ड में एडमिशन ले लिया है सर। और मेरी बेटी है सर 14 साल की है, उसको स्मेल आती है सर, और उसका जो पल्स रेट है नियर अबाउट 100 रहता है सर हमेशा। आपके देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात जो आप बता रही हैं कि उसे महक आती रहती जलने की। जी सर। तो आपको हम सबसे पहला बताएंगे कि H1 आप जानती हैं कहाँ है? ये जी सर। इसको दबाइए। जी और उसके बाद जो है, आप बोथ स्मॉल फिंगर कप जॉइंट में अगर यहाँ पर पेन है, पहले देखिए आपको ये डायग्नोसिस करनी पड़ेगी जी कि सर। ये पल्स रेट जो है स्पाइनल कॉर्ड के, ये देखिए 3 प्रकार के हार्ट की बीमारियां हैं। जी सर। सर्कुलेटरी हार्ट, मेटाबॉलिक हार्ट और न्यूरो हार्ट। अच्छा सर। हार्ट का कनेक्शन मेटाबॉलिक जो है वो लीवर और किडनी के कारण मेटाबॉलिक हार्ट की प्रॉब्लम होती है, उसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। और जो स्ट्रक्चरल हार्ट की प्रॉब्लम है जी सर। वो आपके हार्ट से सीधे सीधे संबंध रखती है। और तीसरी बात जो हमने आपको बताई कि न्यूरो हार्ट का मतलब है आपके हार्ट की कंडीशंस जो स्पाइन से। और चाइनीज सिस्टम में देखें तो यूबी 13, 14 और 15 पे आप हमारा हाथ देख रहे हैं, यहाँ पर ये देखें, जी सर। यहाँ पर हाँ दबाएंगे, हाँ इंस्टेंट फायदा होगा, इंस्टेंट फायदा होगा, जी सर। इंस्टेंट।
ठीक है। और ये हम नेक्स्ट बार आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से क्लस्टर मैग्नेट लगा के आपको, एक तरफ तो आपने बहुत स्मॉल फिंगर के कप जॉइंट में ट्रीटमेंट दिया और दूसरी तरफ जो है यहाँ पर दबाते रहें, आपको इंस्टेंट फर्क पड़ेगा। तो कफ जॉइंट पे सर मेथी पट्टी, कहाँ पे? कफ जॉइंट पे मेथी पट्टी, मेथी पट्टी बांध दीजिए या 4-5 सीडेड 3-6 टोन कीजिए। ठीक है सर, ठीक देखिए है। हार्ट का जो है मतलब, देखिए इस कंडीशन क्या है कि हार्ट को होलिस्टिक ट्रीटमेंट चाहिए, जी सर। मतलब स्पाइन का भी ट्रीटमेंट चाहिए और ट्रीटमेंट जो है आपके जो है लीवर और गॉल ब्लैडर के कारण जो आपका कोलेस्ट्रॉल बनता है या किडनी के साथ फैट का मेटाबॉलिज्म है या आपका कार्बोहाइड्रेट का है, तो सबसे खतरनाक चीज है प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म। अच्छा प्रोटीन हम लोग सोच समझ के नहीं खाते। अच्छा। दालें खाए चले जाते हैं, मूंगफली अच्छी लग रही है तो खूब झोर के खाते रहते हैं, जी सर। फाइबर फूड अवॉइड करते हैं। तो ये भी हम अगली बार आपको बताने जा रहे हैं कि पावर सप्लाई प्रोटीन दूसरी चीज हुई जो हमारे हार्ट के लिए बहुत बड़ा कल्प्रेट है, जी जो सर। सबसे ज्यादा ताकत और जो उसको नरिशमेंट देता है। और नरिशमेंट क्या है कि वही हमारी जो है सारे हार्ट की कंडीशंस को प्रेसिपिटेट करता है, एनर्जी को, प्रोटीन। लेकिन वो एंजाइम प्रोसेस, यदि प्रोटीन ज्यादा हो गया और गड़बड़ हो गया, कम हुआ तो भी नुकसान है, ज्यादा हुआ आप कैसे जानेंगे? प्रोटीन के सप्लीमेंट खाते रहिए, अचानक आपको परेशानी हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आप पॉइंट लगाते हैं और पॉइंट से आपको आराम की जगह उलझन बेचैनी होती है, तो मैं आपसे ये बात कहना चाहूंगा कि इमीडिएटली ये समझ जाइए कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। और वहां पर आपको प्रोटीन के, ये बात प्रोटीन खाते रहेंगे तो पता नहीं चलेगा, लेकिन घर के प्रोटीन अगर खाने में आपको ज्यादा हो रहा है, इमीडिएटली मालूम हो जाएगा कि ऑल इज नॉट वेल। ठीक है सर। और आपके पॉइंट काम नहीं करेंगे प्रोटीन के, ये हम बताना चाहेंगे। तो सर H1 के यहाँ बता रहे थे पेन हो रहा है, तो इसका मतलब हाँ, हमें हार्ट की वजह से है, ये बिल्कुल जान जाइए। अर्ली डायग्नोसिस है, अभी आप ईसीजी कराएंगे कुछ नहीं आएगा। सर बोल रही है वो पेन है सर, देख लिया आपने? जी सर। बस उससे कहिए कि बेटा तुम यहाँ दबाओ, नहीं तो और नहीं पेन तो बता रही है सर। है, देखिए नहीं तो आप इसको लेके यूं, हमने बताया ना, आप हाँ बॉल जो है, जी सर, आपके जो बॉल होते हैं, बॉल यहाँ पे इसका नेचुरो मेडिसिन के रूप में गोल हाँ सर, बॉल होते हैं ना लकड़ी की, आते हैं सर। दोनों उसमें यूं करके यूं यूं एक्सरसाइज शुरू करवा दीजिए, इंस्टेंट ठीक है फायदा मिलेगा। हाँ ठीक। ठीक है सर। और मेथी पट्टी जरूर बांधिए, मेथी पट्टी, ठीक है सर। के जॉइंट पे, जिस भी जॉइंट पे। जी नहीं, सर। के जॉइंट तो बात की बात है, पहले हाँ। बात जॉइंट से शुरू कीजिए। बात जॉइंट पे, ठीक है सर। ये हम आगे बताना चाहेंगे कि सर्वाइकल और D1 यानी जो नीचे का सर्वाइकल के नीचे जो डॉर्सल की वर्टिब्री है, जी सर। वहां पीछे में यूवी मेरिडियन की जगह आप बोथ स्मॉल फिंगर के वाट जॉइंट पे मेथी लगाएंगे तो जी सर। इंस्टेंट आपको फर्क पड़ेगा। बिल्कुल सर। क्योंकि अभी बच्चा है, लेकिन हाँ। बीमारी आगे बढ़ने ना पाए, 10-20 साल के पहले की आप डायग्नोसिस बता रही हैं। सर ये पल्स रेट तो सर 2 महीने से पता चल रही है इसकी कि बढ़ी हुई है, और मैं सोच भी रही थी 2-3 बार से आपसे पूछने की, आज मैंने पूछ ही लिया सर। बहुत अच्छा किया। और नहीं तो Thank you, हेल्प एंड हेल्थ में जो है आप पूरी कंडीशन रखे और वो आप सर अपने इसके चेकअप करवा के फिर मैं आपसे उसमें आती हूँ सर, इसका चेकअप CBC वगैरह। नहीं, किससे नहीं, देखिए अभी आप बहुत टेस्ट वेस्ट कराएंगे कुछ नहीं आएगा, ज्यादा से ज्यादा ब्लड टेस्ट करा। आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि ESR का रोल कहाँ तक और कैसे होता है। जी सर। अच्छा, एक बात जो आज हमने बताने की कोशिश की, आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है कि कार्डियक आउटपुट क्या होता है, सर कैसे बिल्कुल वॉल्यूम क्या है, कैसे फोर्स से एक टुल्लू के आधार पे ये कोशिश कर सकते हैं कि हमारा हृदय क्या काम करता है। जिस तरीके से टुल्लू जो है हमारे पंप घर कर में रहा जो है है, हाँ, पंप के रूप में वाटर सप्लाई को किस फोर्स के साथ काम करता है, जी वही सर। कार्डिक आउटपुट उसी अनुरूप
हमारे हृदय की कार्य करने की क्षमता नहीं, क्षमता तो फ्रैक्शन हुआ, इजेक्शन। अरे भाई, अगर आपकी क्षमता 50% है तो आउटपुट ज्यादा हो ही नहीं सकता। सही बात है। आप कितनी ही मेहनत करें, कितना ही इंसेंटिव दे दीजिए, कितना ही ओवर टाइम कराइए, अगर सही आपकी बात। में क्षमता ही नहीं है, अगर आपके हार्ट की क्षमता जो है 40 है, तो आप 3 घंटे में ही थक जाएंगे। 6 सही घंटे, बात है। भाई देखिए जो 18 घंटे काम करते हैं वो 12 घंटे में फिर थकने लग जाएंगे, फिर 10 घंटे में, फिर 8। वैसे अगर नॉर्मल आप 6-8 घंटे करते रहे तो जिस प्रकार से, तो आपकी मशीनरी जल्दी खराब नहीं होगी। सही है सर। हम लोग क्या हैं, हम लोगों ने अपने को सबसे पहले बीमार करने की खूब बहुत कोशिश की, लेकिन अगर ये बीमार ना हुए होते तो बहुत सी चीजें मालूम नहीं हो सकती थी। सही बात है। इसलिए ईश्वर का बहुत बड़ी कृपा है कि बीमारी, हम लोग ने हर तरीके की बीमारी देखने का प्रयास किया है, और ये सही। ईश्वर की कृपा है। और इसमें जीवन मृत्यु हमारे आपके हाथ में नहीं है। जी सर। तो 2 बातें आज जो हमने बड़ी गंभीरता से की कि आपके हार्ट की क्षमता जो है वो इजेक्शन फ्रैक्शन है, जी सर। और उसे हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब कार्डिक आउटपुट क्या है, हमारी कार्य, हमारी जिस फोर्स के साथ हम काम, विगर के साथ काम करते हैं, जिस ऊर्जा के साथ काम करते हैं, वो हार्ट की ऊर्जा बताता है। सही और है। लोग कहते हैं ना कि आयुर्वेद में और उसमें कहा दिल और दिमाग, हमेशा बात करने में भी यही होता है, आपका दिल और दिमाग का तरन्नुम ठीक नहीं। तरन्नुम का मतलब रिदमी, रिदम। रिदम। और हार्ट की जो, अगर आप ईसीजी कराएंगे तो लिखा है पहले ऊपर ही मिलेगा एरिदीमिया। अच्छा। एरिदीमिया का मतलब रिदम रिदम में आपके नहीं। ठीक। रिदम में नहीं। रिदम का मतलब आप जब बोल रहे हैं, जैसे हम बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल जाए कभी कुछ, रिदम जब ना हो, जब हम बेतुकी बात करने लगे, हम का मतलब कोई भी, तो इसका हाँ मतलब सर। हार्ट का रिदम प्रॉपर नहीं है। जी सर। जब आदमी गा के बोलता है, सारे लाइन में लाइन और जुमले मिला के बात करता है, तो वो तरन्नुम में है, रिदम रिदमिया है। जी सर। हार्ट इज रिदमिया, और बीमारी उसकी है अरिदमिया। सही बात है। जैसे कोरोना की असिम्टोमेटिक, एसिम्टोमेटिक मतलब कोई भी सिम्टम नहीं है, इसी तरह एरिदमिया जो है, अरे कोई भटक भटक के बोल रहा है, चटक चटक के चल रहा है, वो कभी कुछ बोल जाता है, कभी कुछ अरे ये तो उसकी आदत है। आदत नहीं, ऑल इज नॉट वेल, दी हीट एनर्जी, हार्ट एनर्जी, और बाद में दिक्कत होगी आपकी कार्य क्षमता। एक दैट वीक ये डिपेंड्स पॉइंट अपॉन द करके हार्ट। सर पे, एक वीक ये और पॉइंट हार्ट की करके कार्य फिर क्षमता लेफ्ट वेंट्रिकल पे है। जी तो सर। बड़े सरल ढंग से, बड़ा मतलब आपको अजीब तो लग रहा होगा, कभी किसी का उदाहरण बताते, कभी किसी का, कभी लेबर का बता रहे हैं, कभी पेंटर का, कि भाई 6-8 घंटे 3 पेंटर लगे हुए हैं, एक को तो पैसा दिया और इनाम भी दिया, दूसरे को कहे कि नहीं कल से मत आना। इसका मतलब हमारे हार्ट का जो इफिशियंसी जो है, दैट इज मेजर्ड। कुछ लोग बहुत लंबे रेस के घोड़े होते हैं, उसे, वो लंबे रेस का घोड़ा कौन है, उसका संचालन न्यूट्रिशन, यानी हार्ट अच्छा पंप कर रहा है, अच्छी रसद पानी पूरे दिल और दिमाग को दे रहा है, दिल को भी और दिमाग को भी। जी सर। थैंक यू सर। हाँ, और बताएं। और श्रीनाथ जी आप पूछें। हाँ, नमस्ते सर। हाँ ना, क्या बोलिए। वेरी गुड इवनिंग सर। वेरी My गुड name is इवनिंग। Sri. हाँ, यू आर फ्रॉम सर? I work for a farm. I am from Bangalore, sir. या, My co-brother asked me to attend this program. I have a small problem. yes. First of all, are you full a time for student a of acutherapy? You are learning pardon? acutherapy or enjoying it? No, sir. No, this is my first exposure to a professor. I think you could not understand what I meant to say, what I was telling. Could you understand? Being a I fresher? could understand much because I am from the pharma industry. I work for a diabetes division of a big company in India at the yes, top yes. level. So, but Good. you know, You must be I understanding the have physiology and anatomy and the examples, cardiac output yes, and the sir. Medical, yes, sir. effusion and this. Yes, sir. Yes, sir. Hopefully, you must be knowing when you are from the
pharma industry, you must Yeah. be knowing that if the ejection fraction is not good, Yeah. it means that nothing can be done to the patient. Nothing can be done. Neither medicine nor surgery. No, sir. Yeah, agree. Only the bad communication with in between the doctor and patient. Yeah. Coming and going. No palliative surgery or treatment is there. But I still feel, sir, that there could be something here in acupuncture. Because this is the divine therapy, and it is the energy, it is the treatment of energy for the balancing of the things, whatever is imbalanced from the what I can say from the past life or the prenatal stage, genetic defect. In the next class, I am going to tell how this prolapse of the valve, different valves. Yes. Why all the four valves are not working well and not working in rhythmic conditions. All the four chambers, when they do work in the rhythm and in coordination, in a holistic manner. Yeah, holistic. The most unfortunate part of the other systems, they are not working in a holistic manner. Yeah. All are singular. All are super specialist, but the heart specialist should know the complications of the blood formation, the role of liver and kidney, and the role of the neighbor of the heart, that is the lungs, which we could know from this COVID regions, that the importance of the lungs for the heart and the entire circulation. Yes, Mr. Srinath, what is your problem? Sir, actually, one day I woke up about a month back, and when I was pulling my fingers towards my palm, I found that there was some sort of an electric current movement sort of a thing. A buzz in my carpal tunnel syndrome was the diagnosis by one of the top orthopedic surgeons. The last sentence told that if 10 days I take a treatment and afterwards it has not improved, I should go for a NCS, nerve conduction study, which I really abhorred. I could not think of it. I saw one Google photograph where they had inserted one lead inside the wrist and it came through the palm outside. I got scared. My co-brother is Mr. Muralidhar, who is your student here. He is in his, he should be in his final semester or something. He gave me a treatment. By that time, there was some improvement in my hand. I was wearing a splint. There was some improvement. 1 month down the line, I had taken the medicine. When I finished the medicine, Pregabalin and also aceclofenac, there was no improvement, but the splint over a period of time helped me. I was not able to write also. I could not make as a signature. I could not really sign. So I got worried. But then one day I felt I should go to Murali, and Murali treated me. At that time, I told him. It gave you a lot of confidence. No, sir. What has happened in my life is there was a day when my son was suffering from 105-degree temperature, and we were pushing paracetamol every now and then, and I was worried that 105 is dangerous. He should not get an epileptic attack, and he will put some other medicine for about a few years for that. So my father at home, sir, I can't see your picture. Hello? Okay. Now I'm there. What happened was, sir, my father told, take a Horlicks bottle, put hot water in it and rub it on his feet. And we got such good result. We were able to wean him off many of the doses of paracetamol. So many times I have got results from the other therapy. My sinusitis helped by Chyawanprash, like that. So I went to Murali for that. It is confined to the problem, and be brief, and you should be brief and specific. Now I want to show you my hand, sir. Can I? Yes, I have seen it, sir. Seen it. Huh?
मैंने थोड़ा सा हाँ, So so when I went, this is now you see we have to give the treatment. This treatment should be given on the cervical innervation to the just I told you that there is connectivity of the heart and the chest region organs for the supplying or this circulatory system. That is the that is playing the vital role. This cervical part. So better you give your all the test reports if you have the cervical reports or neck or anything what maybe CBC and all that. You send it in the help and health program. Mr. Muralidhar knows about it, and presently you can give the treatment on the NCS 9 because you don't know anything. So that's why the main focus should be the cervical treatment that will help in the improving the circulation and innervation and the impulse of the nerve connecting to this all the extremities and the fingers, and Yes, this sir. carpal syndrome, hopefully it will improve by the grace of God. Thank you, sir. I will pray also. Thank you very much. I'll give it to Murali. Yeah. Thank you. सर नुतेंद्र जी, नुतेंद्र पाटले, पूछिए सवाल अपना। प्रणाम सर, मेरा नाम नुतेंद्र पटले है। मैं एक्यूप्रेशर सेकंड सेम का मेरा समाप्त हो चुका है। मैंने थर्ड सेम में एडमिशन लिया है। तो सर मेरा प्रश्न ये है कि सर मेरे जो फादर है उनके पैर की उंगलियों में जलन देता है, जो आपके द्वारा ट्रीटमेंट हेल्थ में दिया गया था, उस ट्रीटमेंट में सर तुरंत तो मतलब रिलीफ, जब तक पॉइंट लगाता हूँ जब तक तो सही लगता है, बट दूसरे दिन सर वैसे ही होने लगते हैं। ऐसा है कि 3 महीने तक इलाज कीजिए। वो स्पाइन का दिया गया है, उनको लंबोसेक्रल रीजन से है, और ये आप एकदम से कितने साल की उम्र है आपके फादर की जी? आप आपने को अनम्यूट कीजिए। ऐसा है, इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम। हेलो जी सर, जी सर। इसमें काफी समय लगेगा जी सर। तो सर आपने MRI लंबोसेक्रल का कराया है, MRI या एक्सरे वगैरह? नो सर, नो सर। हाँ, तो आप ये बेचैन मत होइए, या तो आप MRI वगैरह करा लीजिए, तब आपको बिल्कुल क्लियर पिक्चर हो जाएगी कि ये सर्जरी का केस है। जी सर। डीजनरेटिव ऑस्टियोफाइट्स मतलब डीजनरेटिव कंडीशंस हैं स्पाइन के लोअर सेगमेंट में। जी सर। ठीक, नेक्स्ट। ओके, नमिता जी सवाल पूछिएगा। सर नमस्कार, मैं सर 6th सेमेस्टर 2020 में कर चुकी हूँ, दिसंबर में कॉरेस्पॉन्डेंस से दिल्ली से बोल रही हूँ सर। सर आपने एक चीज़ बताई थी, RNA DNA पे अगर हम ट्रीटमेंट है, RNA DNA के लिए आपने बताया था कि विटामिन अगर हम देते हैं विटामिन का ट्रीटमेंट, तो उससे हमें जो मदर से या जेनेटिक प्रॉब्लम आती है वो सॉल्व हो जाती है। देखिए ऐसा है, आप अपनी प्रॉब्लम बताइए क्या है। सर प्रॉब्लम नहीं है सर, मैं उस चीज को समझना चाह रही हूँ कि आपने बोला था कि RNA DNA जैसे जेनेटिक जो प्रॉब्लम्स आती है किसी को। देखिए सुनिए, आपने अधूरी बात सुनी है। हमने स्पष्ट कहा था कि ये जेनेटिक नहीं है, कैरियर डिजीज है सर। यस, कैरियर डिजीज का मतलब ये है कि प्रेगनेंसी के समय, आज के जमाने में, पहले क्या है, पूरा का पूरा बड़ी फैमिली होती थी और खूब सेवा शुश्रूषा होती थी, और अब मालूम चला कि घर में एक है और शाम को हस्बैंड आए और खाना नहीं बना तो वो परेशानी, आपस में जो है थोड़ा सा तनाव होता है, तो बच्चे को भी तनाव होता है।
जो माँ और मातृ और शिशु को दोनों को नरिशमेंट मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। उसकी जगह जो है नरिशमेंट की जगह अंडर नरिशमेंट की बल्कि माल नरिशमेंट मिला, जिसको लोग आरएनए और डीएनए से उसे जोड़कर उसको जेनेटिक डिजीज कह देते हैं। मैंने ये भी उदाहरण के लिए बताया था कि जब एम्ब्रियो के रूप में अभिमन्यु को पूरा युद्ध धनुर्विद्या सीख सकता है, तो आपके घर में अंडर नरिशमेंट और मेल फंक्शन जो घर का वातावरण है उससे बच्चा क्यों नहीं कुपोषित हो सकता। अगर कोई डिफिशियंसी डिजीज है मदर को, और जो भी हो जाती है, वोमिटिंग हुई, नरिशमेंट प्रॉपर नहीं हुआ, खान पान ठीक नहीं हुई और देखभाल ठीक नहीं हुई, तो हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, आरबीसी कम हो जाता है, थायराइड डिसऑर्डर हो जाता है, कभी कभी डायबिटिक फेन होता है। सब वास्तविक बीमारी नहीं होती, लेकिन डिफिशियंसी के कारण बहुत सी हो जाती है, तो वाइटल्स की कमी हो जाती है। तो जितने भी विटामिन से ये स्टडी में कि उनके अंदर जो है डीएनए और आरएनए और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि वो जेनेटिक की, लेकिन हम उसको कैरियर डिजीज कहते हैं। इसलिए कैरियर डिजीज में आपको पॉइंट सीख लेना चाहिए। और बच्चों के आरबीसी और हीमोग्लोबिन, खासतौर से फीमेल चिल्ड्रन को, चाइल्ड को ग्रोथ के समय और पीरियड्स के समय लॉस ऑफ ब्लड के कारण बहुत सी चीजें, आरबीसी वगैरह लॉस हो जाता है, हीमोग्लोबिन का लॉस हो जाता है, और चीजें हैं जिनके कारण आपको ये ट्रीटमेंट करने से और सीख लेने से मैनेज हो जाता है। बहुत सी बातें हैं बताने के लिए सर। और उसमें एक है 35 प्लस है बंदा, उसकी मदर को काफी डिजीज थी, वो अब उसको वैसी डिजीज फीलिंग हो रही है कि सारी मुझे वही चीजें आ रही है, तो हम इस पे हम ट्रीटमेंट देके उस चीज को क्योर कर सकते हैं? अब बिल्कुल करिए और उन्हें सिखा दीजिए। क्यों सीखना क्यों जरूरी है? क्योंकि मालूम चला कि इसका इलाज के लिए क्या क्या करेंगे, संभव नहीं है, तो इसलिए आप सीखिए और अपने को मेंटेन कीजिए। मैंने आज से मैंने उनका ट्रीटमेंट ये वाला शुरू किया है। उनको हार्ट की प्रॉब्लम भी है, उनकी मदर को किडनी की भी थी, सब थी, तो वही प्रॉब्लम उनको आ गई। बिल्कुल ठीक बात। और सच पूछा जाए तो ये सब कैरियर डिजीज, ठीक है सर। जेनेटिक कहना ठीक नहीं, मतलब वही था कि सर जो जेनेटिक वाली आपने बात बताई थी ना, तो हमने वही क्लियर करना। देखिए ऐसा किताबों में जो बहुत सी चीजें लिखी हैं और उसको मान के लोग आके कहते हैं साहब हमारे तो कई पुस्तकों में ऐसी बीमारी है, पार्किंसन है, हाथ पांव हिला है और डायबिटीज है, ये उचित नहीं है। इसलिए पहले ही मान लेना कि जेनेटिक है, ठीक नहीं होगा। इसको हमने जो देखा है 25 वर्षों में, प्रयास करना, ये मेहनत का सेट डिवाइन थेरेपी है और आपको सीखना चाहिए। और जब हम लोग अभी भी सीख रहे हैं 25 वर्षों में, आप देख रहे हैं कि हमने फिजियोलॉजी, एनाटॉमी और आयुर्वेद और सबका, हमारी पूरी टीम जो है वो दिन रात मेहनत करती है और ये कोशिश करती है, लेकिन बीमारी अपना फन फैलाई जा रही है, रोज नई बीमारी आती है। लेकिन अगर एक सिस्टम, एनर्जी सिस्टम है, तो आपको सब चीज अनलिमिटेड चीजों को लिमिटेड करके बीमारी को, अनलिमिटेड बीमारी को लिमिटेड कर सकते हैं, अपनी रोगों को लिमिटेड कर सकते हैं उपचार के माध्यम से। ये एक्यूथेरेपी है, एनीथिंग जो कि आपकी एनर्जी को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए सही एड्रेस क्या है बीमारी का, टारगेट ऑर्गन क्या है, कहाँ जाना, आपका रोड मैप सही होनी चाहिए, किस ज्वाइंट पे लगाएं ये सही होना चाहिए, क्या किस ऑर्गन पे प्रॉब्लम है, ये डायग्नोसिस हम लोग पूरी बात, जैसे आज हार्ट के लिए कि आपको अपने पल्स की स्टडी करना हाथ से। अभी ब्लॉकेज के बारे में अगली बार बताएंगे कि किस तरीके से आप जो है 3 उंगलियों को रख के अगर पल्स मिस कर रही है तो ब्लॉकेज को बताएगा। और ट्रीटमेंट बड़ा सिंपल है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि अगर हमने कहा कि भाई हो सकता है इसको ब्लॉकेज हो, तो जांच कराई, एंजियोग्राफी में निकला, फिर उसके बाद उन्होंने कहा जब निकल सकता है तो 3 महीने इलाज कर लें, ठीक भी हो सकता है, तो ठीक भी हुआ। लेकिन जिन्होंने कहा अरे ऐसे हो सकता है, हम तो एंजियोप्लास्टी कराएंगे, ठीक है, फिर से दोबारा 5-7 साल बाद रिकवर हुआ। तो ये कोई चीज ऐसी नहीं है।
पहली बात तो हम कोई क्लेम नहीं करते, दूसरी बात क्लेम करना नहीं चाहिए, तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि मृत्यु का कोई उपचार किसी के पास नहीं। भगवान ने किसी को ऐसा सिद्ध पुरुष नहीं बनाया कि किसी को मरने ना दे। नहीं तो ये चर्चा के लिए आज हम अपने परिवार के लिए भी सीख रहे हैं और आप सब भी परिवार के सदस्य हैं, उनके लिए भी सीख रहे हैं। हमारे लिए क्या काम आएगा? बस यही काम आएगा कि जिस कंडीशन में है, अगर अंतिम दम तक हमारी प्रार्थना ईश्वर सुन ले, हमारी प्राथमिकता है कि हम सेवा करें, और लास्ट हमारी प्रार्थना है, मालूम है क्या, कि वो प्रार्थना से प्राथमिकता हमारी पूरी हो जाए, अंतिम दम तक हम सेवा करते रहें। बस यही प्रयास हमारे हाथ में है। वो दम कब होगा अंतिम, ये हमें नहीं मालूम, किसी को भी नहीं मालूम, इसलिए इस पे कोई चर्चा नहीं। आज का दिन ठीक निकल गया, चलिए ठीक बात है। आज के आप लोगों को क्लास कुछ समझ में आई तो मैं मान लूंगा कि अगर नहीं समझ में आया तो हम फिर प्रयास करेंगे। हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम, क्योंकि जो आज आप देख रहे होंगे कि लगता है कि हार्ट का विषय बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इजेक्शन फ्रैक्शन कार्डियक आउटपुट और ये सब। जब आपने देखा कि भाई टुल्लू पंप है हमारे घर में, अब वो मशीन की क्षमता ही नहीं है या पुरानी हो गई है, रिपेयर के वो है, तो उसे भैया तो सुधारते चलो या कम ठीक से काम लो, या नहीं हो तो बदल दो। ऐसे ही मनुष्य का जीवन बदल जाता है, चोला बदल जाता है। तो ये सारी चीजें, तुल्यता यही है, करस्पॉन्डेंस सिस्टम यही है, और कनेक्टिविटी यही है कि हर चीज एक दूसरे से कनेक्ट। पानी ना होता तो टुल्लू क्या काम करता, ब्लड ना होता तो हार्ट का कोई स्टेटस नहीं था, और ब्लड के फॉर्मेशन में भोजन प्लस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम ना होता तो हार्ट क्या कर लेगा, बोलिए? कुछ नहीं सर। और अगर यही बात हम लोग तीन चीज ढूंढते हैं कि ब्रेन का सिस्टम और डाइजेशन सिस्टम और हार्ट का सिस्टम, जिसे इसे हम लोग ट्राइपोडिक ओरिजिन कहते हैं। अभी हमने आज एक बात बताई कि आपकी कैविटी क्या है, 0, और उसके चारों तरफ कवरिंग जो है वो 1 है, आकाशीय तत्व है, कवरिंग लेयर, और उसके अंदर मसल्स है वो 2 है। तो 0, 1, 2 हमने कहा ट्रीटमेंट। आगे बहुत बड़ा जो है DCMP, HMP, HSCMP मतलब हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, कार्डियो का मतलब हृदय की, मायोपैथी का मसल्स में डैमेज होना, और हार्ट के इलाज होने के कारण दूसरा जो हार्ट पतला हो गया उसकी लेयर और फैल गया, डायलेटेड हो गया, तो वो भी फटेगा। नहीं फटेगा तो उसे मजबूती लाने के लिए ट्रीटमेंट करना पड़ेगा ना। एक डायलेटेड हार्ट है, एक हाइपरट्रोफिक, एक बढ़ गया, दूसरा जो है उसकी लेयर पतली होकर कमजोर होकर फैल गया। तो इस प्रकार से डरना नहीं चाहिए, हम ना डर रहे हैं ना डरा रहे हैं, लेकिन अगले बुद्ध को मिलेंगे कि नहीं हम लोग, इसकी कोई गारंटी नहीं, इसलिए कहीं से परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपने हृदय को जानिए, अपने को जानिए, अपने शरीर को, दिल और दिमाग को। और तरन्नुम का मतलब रिदमिया, जब हम लोग रिदम के साथ बोलते हैं, मिलकर कोई चीज करते हैं, तो वो रिदमिक है। ठीक, हेलो मेरे ख्याल से समय ज्यादा हो रहा है। थैंक यू सर। लास्ट क्वेश्चन रखा जाए। हेलो सर जी, एक जितेंद्र चौहान जी है। हाँ चौहान जी बोलिए। हाँ सर, मेरा नाम जितेंद्र चौहान है, मैं बिजनौर से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सर। सर मैं 3rd सेम का स्टूडेंट हूँ, मैंने 3rd सेम पास आउट किया है इस बार। बहुत अच्छा, बधाई हो। सर मेरी जो बिटिया है वो 7 ईयर की है जी। अभी। वो क्या है, तो थोड़ा सा तोतला बोलती है, कुछ शब्द मतलब क्लियर नहीं बोल पाती है जी। और सोते समय ना सर उसको मुंह से लार आती है, मतलब, और मुंह खोल के सोती है। जी, तो ये क्या मतलब किस चीज के सिम्टम्स हैं, मतलब क्या? देखिए सुनिए, आपको हम बता दें, बड़ी अच्छी बात आपने बताई जी। सांस नाक से लिया जाता है या मुंह से लिया जाता है। जी। जब नाक का रास्ता रोका हो तो मुंह खुलता है, और जब तो ये लंग्स से कनेक्टेड हुआ, सांस का रास्ता नाक का लंग से हुआ, और
मुंह का रास्ता जो है 0 है, हमने कहा हर कैविटी 0 है, और नाक ऊपर 2 है, 1 and 2, तो 0 1 2। जी ठीक, जी अगर उसमें क्या है, रोज रात को जो है नाक चोक हो जाती है, जाम हो जाती है, तो मुंह खुल जाता है। और लंग्स का आपने पढ़ा होगा कनेक्शन किससे है, लार्ज इंटेस्टाइन। जी और आपके जो है जितने भी वर्म्स और बैक्टीरिया और वायरस हैं, खासतौर से वर्म्स, बच्चों को जो कीड़े होते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन। हाँ, उसको ना सर कॉन्स्टिपेशन भी काफी मतलब। मेरी बात अब जब आपने पूछा है तो पूरी सुन लीजिए, फिर अपनी बात बीच में कीजिएगा। तो इस तरीके से हमने आपको पहले भी बताया था कि बच्चों का इलाज जो है, और बाद में वो धीरे धीरे मुंह खुलते खुलते उनका सांस जो है फूलने लगता है और एस्थमेटिक हो जाते हैं। लेकिन लंग्स खराब नहीं होते, खराब लार्ज इंटेस्टाइन में और माँ बाप का प्यार होता है कि उनको खूब जो है चॉकलेट और मिठाई जो मांगा वो खिलाए, क्योंकि आजकल बच्चे 1-2 होते हैं, जी जी मुश्किल से 1-2 होते हैं, जी सर। और उनका पालन पोषण जो है माँ बाप पूरा उसमें, बाकी सब कुछ भूल जाते हैं। तो क्या होता है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, इसके कई ट्रीटमेंट है, किताबों में देखिएगा। एक तो LMM में 7-8 अपोजिट फ्लो 4-5 सीरीज 3-6 चक्र, ये सर थोड़ा कलर थेरेपी में धनवंतरी और मैगजीन आप लोग पढ़िए और खूब उसमें मिलेंगे। दूसरा जो है एक लाइटनेस डार्कनेस का SI4 LI को टोन कर दीजिए, SI6 और LI7 को सिलेक्ट या काले कलर लगा दीजिए। और अगर और कुछ आप करना चाहते हो कि जैसे नाक अगर चौक हो तो रोज उससे कहा देखो बेटा ऐसे 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 दबा दिया करो। अभी हम ये नहीं कहेंगे कि नाक तो वैसे नहीं बताती है कि नाक मतलब क्लोज हो रही है उस तरह से। अरे वो बताएगी नहीं, सोते समय आप देख लीजिए कि तेज तेज आवाज आ रही है, ना तेज और आवाज नहीं आती सर, मैंने महसूस किया है। खर्राटे तो नहीं लेना शुरू कर दिए बच्चे ने? नहीं सर, खर्राटे नहीं लेती है सांस सर। नहीं नहीं, लिवर ब्रीदिंग तो नहीं होती कि लेटे लेटे जो है चेस्ट हिल रही हो, सिर हिल रहा हो? ना ऐसा नहीं सर, बस थोड़ा उल्टा ज्यादा सोती है वो। हाँ तो ठीक है, कोई खास बात नहीं, ये ट्रीटमेंट दीजिए, ठीक हो जाएगा। अच्छा, थैंक यू सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अनिल सर। जी, और देखिए एक बात मैं आपसे बड़ी गंभीरता से बताने जा रहा हूँ कि हम लोगों को ये जो चाहे चाइनीज हो चाहे आयुर्वेदिक हो, एक्यूथेरेपी साइकोटिक ट्रीटमेंट हमारे सबसे पहले ऑर्गन से ज्यादा हमारे खाने पे ध्यान देना चाहिए, और लाइफ स्टाइल पे, और स्पाइन की कनेक्टिविटी। और ये सब आपकी स्पाइन की कनेक्टिविटी हमारी हाथ की उंगलियों के बाद ज्वाइंट पे, जहां पे आपको दर्द मिले मेथी बांध दीजिए, आपको आधी से अधिक समस्या है। मतलब धीरे धीरे अब जो हमारा वर्कशॉप हो रहा है जो 24-25 को है, उसमें स्पाइन के माध्यम से, क्यों स्पाइन की स्टडी जरूरी, पूरे हाथ के जितने भी है आपको एडवांस स्टडी में 3-3 चीजें, एक एक ज्वाइंट में 10-10 चीजों का इलाज है, 10-10 चीजों का, यानी हार्ट के सर्कुलेशन का भी है, और सर्वाइकल का भी है, और स्पाइन का भी है, और ब्रेन के कुछ पार्ट का भी है, कुछ हार्मोन सिस्टम का भी, और ऐसी ऐसी चीजों का मालूम चला कि जिन चीजों को आपने सोचा नहीं था वो ठीक हो रही है, और जिनको सोच के थे वो ठीक नहीं हो रही। क्योंकि बीमारी तो आप जिस चीज को नोटिस कर रहे हैं वो टाइम टेकिंग है, लेकिन धीरे धीरे जो और आ रही हैं वो आपकी ठीक होंगी। इसलिए आज हम लोग यहीं पर एक अल्प विराम लेते हैं और पुनः अगली बार मिलने का प्रयास करेंगे। और इस श्रृंखला को अभी हार्ट का और स्मॉल इंटेस्टाइन का, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा सभी लोग डरते हैं हार्ट से और उसकी टर्मिनोलॉजी और उसके फंक्शन को। जब उससे हम लोग आत्मीय हो जाएंगे कि हमारे घर का टुल्लू पंप इज मिस्टर हार्ट, मिस्टर हार्ट इज टुल्लू पंप, एंड टुल्लू पंप वर्क्स लाइक हार्ट, एंड हार्ट वर्क्स लाइक टुल्लू पंप। और ये पंपिंग क्या है, फिर हम बात करेंगे ब्लड की और फिर भोजन की बात करेंगे, फिर हार्ट का उससे क्या संबंध है उससे बात करेंगे। और इस तरीके से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा
सीखेंगे और जानेंगे। थैंक यू, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस अद्भुत क्लास के लिए। आप सभी सिर्फ 2 मिनट जुड़े रहें। और ये खेमका सर द्वारा लिखित सिंगल पॉइंट, 1 पॉइंट पार्ट, इसके 7 पार्ट्स हैं, 7 वॉल्यूम्स हैं। खेमका सर द्वारा ये लिखित हैं ये किताबें। सिंगल पॉइंट पे एक एक पॉइंट के माध्यम से इसमें ट्रीटमेंट दिया है। इसके 7 वॉल्यूम्स हैं। जैसे एक आपको हम दिखाते हैं, इस तरह से सभी पेजेस पे पॉइंट्स के डायग्राम भी बने हैं। जो पॉइंट लगाना है, और एक ही पॉइंट है, एक ही पॉइंट को कहाँ लगाना है, वहाँ कौन सा मैग्नेट लगाना है, मैग्नेट नहीं है तो मेथी भी आप लगा सकते हैं वहां पे। तो इसकी 7 वॉल्यूम्स प्रकाशित हैं संस्थान के द्वारा प्रकाशित 160 पुस्तकों में से यह 7 वॉल्यूम्स हैं। और ये अद्भुत किताबें हैं। आपके पास नहीं है तो ये सभी अवश्य लें। और इसके माध्यम से, और ये सारे पॉइंट टेस्टेड हैं। खेमका सर ने पिछले 26 वर्षों में ये सारे पॉइंट को रोगियों पे लगा करके और उसके बाद लाभ मिला है, तब इस किताब में इसको शामिल किया गया है। और एक एक पॉइंट के माध्यम से गंभीर बीमारियों का उपचार आप कर सकते हैं। ये पुस्तकें आपके शहर में जो संस्थान के कोऑर्डिनेटर्स या एफिलिएटेड सेंटर्स होंगे वहां से, अन्यथा वहां नहीं मिल रही है तो प्रयागराज संस्थान से सीधे आप प्राप्त कर सकते हैं। और आज के क्लास की पूरी रिकॉर्डिंग और इस किताब के विषय में आपको कल मिल जाएगा, आप जहां भी जिस ग्रुप में मौजूद हैं। यदि आपको सूचना नहीं मिल रही है संस्थान संबंधित तो आप हमें बताएं, आपको संस्थान के जो ग्रुप्स हैं उसमें जोड़ देंगे। और 24-25 के स्पाइन डिसऑर्डर पे रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गया है, उसमें आप करा लें। कल से कैंपस कोर्स की क्लास प्रारंभ हो रही है, जुलाई से दिसंबर 2021 सेशन के लिए जिन्होंने एडमिशन लिया है। जिनको अभी एडमिशन लेना हो तो कल सुबह 10 बजे से प्रारंभ हो रहा है, उसके पहले एडमिशन ले लें और सुनील मिश्रा जी से संपर्क कर लें करेस्पॉन्डेंस के लिए, विशाल जायसवाल जी से। आप सभी जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।